सपोज़ ये एक आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना तो आप उसके आसपास फेंसिंग लगा सकते हैं, ना ही आप उसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और उसके अंदर जो व्यक्ति है जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 32, 12 एंड 35 की सीरीज में आते हैं। सो इट मीन्स आर्टिकल नंबर 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है, हम ऐसा कह सकते हैं। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए अगर इफेक्टिव मशीनरी नहीं बिठाई गई, अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन होता है तो बाद की मशीनरी नहीं बिठाई गई, सो डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस एंड द वर्थलेस ओवर देयर। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, भारत के किसी भी नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सो आर्टिकल नंबर 32 का वो यूज कर कर वो राइट टू रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का यूज कर कर वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो दिस मेक द फंडामेंटल राइट इज रियल। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो इस आर्टिकल को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही साथ उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 जान कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर सोसाइटी के अंदर कुछ गलत चीज़ होती है या गलत काम होता है तो हम PIL दाखिल कर देते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और दूसरा कंसेप्ट निकल कर ये भी आता है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर कोई एक्ट पारित होता है तो उसका कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है कि भाई आपका जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है, वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है और वहीं पर रोक दिया जाता है। सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 32 का कहीं ना कहीं रोल है इस सारे के सारे बैकग्राउंड के अंदर। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर केशवानंद भारती केस 1973 के दौरान आर्टिकल नंबर 32 को बेसिक फीचर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक फीचर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था। या कल जाकर कोई भी आर्टिकल नंबर 32 को अमेंड ना कर सके, अगर उसका अमेंडमेंट हुआ या उसकी पावर डिक्रीज हुई, पावर कम हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं पर हानि पहुँच सकती है। तो ये सारी चीज़ें समझकर इसको बेसिक फीचर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। और आपको पता ही है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते। सो ये चीज़ एक आपको याद रखनी होगी कि आर्टिकल नंबर 32 को कोर्ट ने बेसिक फीचर के अंदर इंक्लूड कर दिया है।
So it contains the following four provisions in the constitution over there. आर्टिकल नंबर 32 मेनली दो तरीके के पावर एंड राइट की बात करता है। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 32 का यूज कर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरी ओर आर्टिकल नंबर 32 की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पावर मिल जाता है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इश्यू कर सकता है। रिट का मतलब होता है वन काइंड ऑफ द रेमेडी। तो 5 तरीके की रिट होती है जो इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले आता है हेबिस कॉर्पस, सेकंड वन इज द मैंडामस, थर्ड वन इज द सर्शियरी, फोर्थ वन इज द प्रोहिबिशन, फिफ्थ वन इज द क्वा वारंटो। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल नंबर 32 के इसी पावर एंड राइट के फीचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोविजन नंबर 3 के बारे में। पार्लियामेंट एंड एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। इसका मतलब यही है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है, रिट इश्यू करने के लिए उसको डायरेक्शन दे सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 2 to 6 के बारे में। इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करेगी तो उसके पास जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वही सिमिलर पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ कर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एंड आर्टिकल नंबर 2 to 6 का यूज़ कर आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है तो बाद में उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आप हाई कोर्ट को अप्रोच किया, बाद में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यू कैन अप्रोच हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, आप भारत के सर्वोच्च अदालत को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, पर आपको एक जेन्युइन रीज़न देना होगा कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं फाउंटेन ऑफ जस्टिस, पहले राजा के पास ऐसे विशेषाधिकार थे, ऐसी प्रियोरोगेटिव रिट्स इश्यू करने के राजा के पास अधिकार थे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेशन
32 इज ओनली लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 32 सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी ओर 226 फंडामेंटल राइट तो प्रोटेक्ट करता ही है और साथ ही साथ उसको यूज किया जाता है और एनी अदर पर्पस, जैसे कि रिट्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर आर्टिकल नंबर 32 फॉल्स अंडर दी पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर में आर्टिकल नंबर 32 इंक्लूड होता है, इसलिए आर्टिकल नंबर 32 एक खुद ब खुद ही एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पर। और दूसरी ओर 226 की अगर बात करी जाए तो 226 आर्टिकल नंबर 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। सो द रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर दोनों मेजर डिफरेंसेस आपको याद रखने होंगे। एक मेजर डिफरेंस ये भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 226 के अंदर जो रेमेडीज आती है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जो रेमेडीज आती है वो फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट may not refuse to exercise its writ jurisdiction। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने जैसी ये भी है कि writ jurisdiction की एक्सरसाइज जो है वो सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। पर यहाँ पर ये भी याद रखने जैसा है कि आर्टिकल नंबर 226 के अंदर जो रेमेडीज आती है वो भी रिट इश्यू कर सकती है। सो आर्टिकल नंबर 226 के अंदर जो रेमेडीज आती है वो एक्चुअली हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग है, एंड हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट jurisdiction। वो अपनी रिट jurisdiction की एक्सरसाइज को हाई कोर्ट नकार सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का डिफेंडर और गारंटर माना जाता है और कहा भी जाता है। यहाँ पर हमने पहले बात करी थी रिट्स के बारे में। 5 तरह के रिट्स होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडामूज, सर्चोररी, प्रोहिबिशन, कोवरंटो, ये 5 तरह के रिट्स रहते हैं। और इसके जो वर्ड्स हैं, इसका जो नाम है वो सारे के सारे लैटिन टर्म से लिया गया है। आइए उसके बारे में डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट रिट के बारे में, जिसका नाम है हैबिस कॉर्पस। रिट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ द रेमेडी ओवर देयर। हैबिस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। ये एक लैटिन टर्म है। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल रिट एंड द मोस्ट यूज्ड रिट ओवर देयर। समझ लीजिए किसी पर्सन को किसी स्टेट ने इलीगली डिटेन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी उसको रिलीज कैसे करवाया जा सकता है, तो रिलीज करवाने के लिए वो पर्सन या तो उसके कोई रिलेटिव्स या तो उसके कोई फ्रेंड सर्कल इस रेट का यूज़ कर कर उसको रिलीज करवा सकते हैं। इस रेट का यूज़ कर कर वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट बाद में इस केस को एग्जामाइन करेगा, बाद में उसका डिटेंशन लीगली हुआ है या इलीगली हुआ है वो एग्जामाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर लीगली डिटेंशन हुआ है तो वो रिलीज नहीं हो सकते। अगर इलीगली डिटेंशन हुआ है स्टेट पुलिस के द्वारा तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। सो इट वुड बी डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये पब्लिक अथॉरिटी को भी लागू किया जा सकता है और साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी ये रिट लागू किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड द हैबिस कॉर्पस। सो अब बात करते हैं कौन कौन से केसेस में हबिस कॉर्पस रिट इश्यू नहीं हो सकता। सो देर आर सम काइंड ऑफ केसेस ओवर देर। फर्स्ट वन इज द डिटेंशन इज लॉफुल, यानी कि किसी पर्सन को किसी स्टेट ने अगर लीगली डिटेन किया हुआ है तो उस केस के अंदर हबिस कॉर्पस रिट इश्यू नहीं हो सकता। सेकंड वन इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर उसका केस रहा तो भी इस रिट को इश्यू नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद आता है डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर डिटेंशन हुआ है तो वहां पर भी हबिस कॉर्पस रिट इश्यू नहीं हो सकता। फोर्थ वन इज डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है इसका डिटेंशन होना चाहिए तो वहां पर भी इस रिट को इश्यू हम लोग नहीं कर सकते। सो इन 4 केसेस के अंदर ये हबिस कॉर्पस रिट रिजेक्ट हो सकता है। अभी बात करते हैं रुदुल्सा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। एक पर्सन को पनिशमेंट मिली थी, पनिशमेंट का टेन्योर खत्म होने के बाद वो 14 साल तक जेल में रहा था। ठीक है, तो बरी होने के बाद भी 14 साल जेल में रहा था, तो बाद में इस केस के अंदर हबिस कॉर्पस रिट का यूज़ किया गया और उस पर्सन को रिलीज किया गया। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि हबिस कॉर्पस रिट किस तरीके से यूज़ किया जाता है।
तो आइए अब बात करते हैं सेकंड रीड के बारे में, विच इज कॉल्ड द मेंडामस। इट मीन्स द वीक कमांड। ये कमांड प्रोवाइड करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ये एक कमांड प्रोवाइड करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेट के 3 तरीके के पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड दी जुडिशरी। तो मेंडामस जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर ही लागू किया जा सकता है। इट इज अ कमांड इशू बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, या तो उसने नकार दिया या तो फेल हो गया, तो कोर्ट इस कमांड को इश्यू करता है और पब्लिक ऑफिशियल को एक कमांड देता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए। सो इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, corporation, an inferior court, a tribunal or government of statutory body, non statutory body, यूनिवर्सिटी, ट्रिब्यूनल, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर ये मेंडामस रेट लगा सकते। करेंगे, आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखिए। बाद में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने फंड रिलीज करना बंद कर दिया, तो लोटस होटल पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने मेंडामस रेट इश्यू कर दिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में। बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो अपनी अथॉरिटी का वादा किया है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का वादा किया है, वो आप पूरा कीजिए और परफॉर्म कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी मेंडामस रेट के ज़रिए से। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने जैसी ये भी है कि आपको अगर मेंडामस रेट अप्लाई करना हो, सो देयर शुड बी ए पब्लिक ड्यूटी ओवर देयर, पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं थर्ड रीट के बारे में। सो रीट ऑफ सर्शियरी। सर्शियरी रीट का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म, या तो टू चेक। सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को कमांड करती है कि आप अपने जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमें दे दीजिए फॉर द रिव्यू पर्पस। इस रिव्यू में क्या देखा जाता है कि लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है क्या वो इलीगल तो नहीं, और वो इलीगल कब होते हैं, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, या तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का अगर वायोलेशन होता है, तो वो सारे के सारे जो डिसीजन है वो इलीगल माने जाते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट्स के अगर जजमेंट इलीगल हुए तो क्या हो सकता है। लोअर कोर्ट के जजमेंट अगर इलीगल हुए तो उस जजमेंट को कर दिया जाता है, क्वॉश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स? क्वॉश कर दिया जाता है। क्वॉश का मतलब होता है कि उस जजमेंट की ना तो कोई वैल्यू रहती है, ना तो कोई वैलिडिटी रहती है, ना तो उस लोअर कोर्ट के जजमेंट की कोई मान्यता रहती है। यहाँ पर आप 2 केस देख पा रहे होंगे, आई गुल्लापल्लई नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड AK करई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में सर्शियरी रीट को लगाया गया था कोर्ट के द्वारा, वहां पर लोअर कोर्ट के जजमेंट को इलीगल घोषित कर दिया गया था। सो टिल रिसेंटली द रीट ऑफ सर्शियरी कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में ही इसको यूज किया जाता था, या तो इश्यू किया जाता था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में इसको इश्यू नहीं किया जाता था। देन सर्शियरी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। अब बात करते हैं फोर्थ रीट के बारे में, रीट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को हम इस फॉर्म में समझेंगे, प्रोहिबिशन वर्सेस सर्शियरी। आपने ये चीज़ तो सुनी होंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्री रिलेट टू प्रोहिबिशन एंड सी रिलेटेड टू
सर्शियोररी, किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी ना लगे तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन रखता है, यानी कि वो प्रिवेंट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी लग चुकी हो तो उसको ठीक करने के लिए उसको क्योर करना पड़ता है। सो सी क्योर, यानी कि इट इज़ रिगार्डिंग दी सर्शियोररी। यहाँ पर सर्शियोररी में कौन सी प्रोसेस थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स रिव्यू करने के लिए दिए, बाद में लोअर कोर्ट्स के रिकॉर्ड इलीगल घोषित होते हैं तो उसको क्वॉश किया जाता है। तो वहाँ पर गलती हो चुकी होती है, उस गलती को पहले ही अगर सुधारा जाए तो कैसा रहेगा, तो उसके लिए आता है प्रिवेंशन यानी कि प्रोहिबिशन। सो लोअर कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कमांड करते हैं लोअर कोर्ट को अपने डिसीजन डिक्लेयर करने से पहले ही, ठीक है। लोअर कोर्ट ने अगर डिसीजन डिक्लेयर करने से पहले ही रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने रिकॉर्ड्स दे दिए तो इलीगल का चांस नहीं रहता, वहां पर गलती रुक जाती है। सो इट इज रिगार्डिंग द प्रिवेंशन, सो इट मीन्स टू forbid. So it is issued by higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or सरप्राइजिंग jurisdiction that it does not possesses। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने जैसी ये भी है कि मैंडामूस जो है वो डायरेक्ट एक्टिविटी है, ठीक है, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी एंड प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स द इनएक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। और ये जो रेट ऑफ jurisdiction के अंदर रेट ऑफ प्रोहिबिशन का जो इशू हम लोग करते हैं उसको इशू किया जाता है, वो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में इसको इशू किया जाता है। और किसके अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकते हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ के अगेंस्ट में हम इसको इश्यू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ रीट के बारे में, रीट ऑफ क्वो वारंटो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सपोज आप कॉलेज के अंदर हैं, कॉलेज में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। पर आपने कुछ इलीगल तरीके से एडमिशन ले लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया, तो बाद में अगर ऐसा पता चलता है कि आपने एक इलीगल प्रोसेस के जरिए से एडमिशन लिया है तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलर और दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगता है क्वो वारंटो के अंदर, ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। कोर्ट आपको पूछते हैं कि पब्लिक ऑफिसर को पूछते हैं कि आपने कौन सी अथॉरिटी से आपने ये गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसेज संभाल कर रखी है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट। यहाँ पे आप वारंट के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो कोर्ट इसको इश्यू करता है टू इंक्वायर द लीगलिटी ऑफ द क्लेम पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। उस पब्लिक ऑफिस में जो एक परफेक्ट पर्सन है, लीगल पर्सन है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए इस रिट को इश्यू किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ पब्लिक ऑफिस में कामकाज अच्छी तरीके से हो, गलत काम को प्रिवेंट करने के लिए इस रिट को इश्यू किया जाता है। और इस रिट को तभी हम इश्यू कर सकते हैं जब भी कोई सब्सटेंटिव पब्लिक केस हो, ठीक है, या सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस का अगर कोई केस हो तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट के हिसाब से इस रिट को इश्यू किया जा सकता है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल ऑफिस में और प्राइवेट ऑफिस में इस रिट को इश्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस में इस रिट को इश्यू किया जाता है। एंड अनलाइक द अदर 4 रिट्स, ठीक है, दिस कैन बी सर्व्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एग्रीड पर्सन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर कोई किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी की हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप कहीं पे जाते हैं जहाँ पर करप्शन का माहौल चल रहा हो, वहाँ पर इलीगल कामकाज होते हों, तो आपको जॉब चाहिए, इंटरेस्टेड पर्सन यानी कि आप जिसको जॉब चाहिए उसको भी पनिशमेंट हो सकती है और जो जॉब दिलाएगा उसको भी पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको पूछ सकती है कि व्हाट अथॉरिटी, किसके बेसिस के ऊपर, किसकी अथॉरिटी से आपने इसको जॉब दी, ठीक है। तो ये इश्यू को बोला जाता है क्वो वारंटो, आपने कौन सी अथॉरिटी के जरिए से आपने इसको जॉब दी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वो वारंटो। सो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो हम किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, रीट क्या है, रीट्स के कौन कौन से टाइप क्या है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ ही गए होंगे। सो लेट्स थिंक अबाउट आवर प्रोटेक्शन। हमारे जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है हमारे पास ही है। जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है तो उसमें भी सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है, इंडिविजुअल पर्सन के पास ही है। सो वियर द मास्क प्रॉपरली एंड वॉश योर हैंड प्रॉपरली एंड सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।